अब बताओ एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने प्रोडक्ट बने हैं हमारे। इसमें चेक करना पड़ेगा ना किसके किसके स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं। स्टीरियो मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल चेक करेंगे। ये एक कार्बन पे 2 लाइक है, इसके जीआई नहीं बनेंगे। इस कार्बन पे भी 2 मिथाइल, यानी एक कार्बन पे 2 लाइक ग्रुप हो तो जीआई नहीं बनता है ना उसके। एल्डोल किसका होगा, कीटोन का अल्फा एच से वाटर निकाल लेंगे कि जब बेस अल्फा एच लेगा यहाँ नेगेटिव बनेगा तो सेल्फ एल्डोल। जहां जहां एच है वहां फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक होकर CH2OH लगेंगे। एक याद है टॉटोमेरिज में एक रिएक्शन की थी हमने, H इज रिप्लेस्ड बाय D, तो आपको इसमें बेस यूज करना है अल्कोऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा, कंडेंसेशन की डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बिगर मॉलिक्यूल एंड एलिमिनेशन ऑफ। जब अपन OH माइनस बेस यूज करते हैं तो सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर, उसी का कॉन्जुगेट हमेशा सॉल्वेंट होता है। और इसमें आगे अगर हाइड्रोलिसिस दिया जाए तो आगे हाइड्रोलिसिस में क्या करेंगे आप, जब इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे तो इसका सबसे स्टेबल RS से कंपेयर करोगे ना आप। टी-शर्ट पहन के गया था तो पहन के आना पड़ा यार। और कैसे हो, बढ़िया हो? और टाइगर वाइगर ठीक है एकदम। अभी तो वापस रणथंभौर खुल गया। अभी अक्टूबर से स्टार्ट होता है ना, और फिर कब तक चलता है, मार्च तक। अच्छा तो यार टाइगर देखने में क्या मजा आता है। टाइगर देखने में मजा तो नहीं आता, लेकिन जो पास आता है ना तब गजब मजा आता है यार। वो उस कंटेनर के एकदम पास में आता था। एक बार आया, एकदम पास में आया तो मेरे आगे एक बच्चा खड़ा था, तो मैंने हाथ यूं कर लिया। मैंने कहा ये तो बच्चा जाएगा, हाथ जाएगा, तो मैंने हाथ यूं कर लिया। मैंने कहा अगर इसका मूड बन गया तो मेरा हाथ और बच्चा दोनों चले जाएंगे। लेकिन वो आया, वो ऐसे से किया और चला गया। तब से मैंने सोचा कंटेनर में बीच में बैठना है, सर्कमफेरेंस में नहीं बैठना है। वो उड़ाएगा तो सर्कमफेरेंस से उड़ाएगा ना। खतरनाक काम है टाइगर का। अरे भाई ये बातें कौन कर रहा है पीछे एकदम लास्ट में। पंखा क्या हुआ, चल नहीं रहा है, ऐसे ये बंद करवा रहे हैं और तुम उसको स्टार्ट रखना चाहते हो, तो फिर अब फाइनल डिसीजन कैसे होगा। एक काम करो ना, आधे घंटे स्टार्ट रखो, आधे घंटे बंद रखो, ऐसे कर लो तो बीच का रास्ता निकालो। जो जो पिछली क्लास में क्वेश्चन दिए थे ना वो ट्राई किया है वो बैठ जाए। अरे भाई तुम कैसे बैठेगी, तुम पिछली क्लास में तो थे ही नहीं, 2-3 लोग। अच्छा कर लिए लेकिन नहीं थे। और वो 3 बार बोलने के लिए बोला था ना भाई। अरे भाई खड़े हो जाओ वापस। वो 3 बार बोलने के लिए बोला है, बाय डिफॉल्ट मैं आते ही क्लास में शुरू हो जाया करो। पहला क्या था, आई एम स्मार्ट था ना। जोर से बोलो, एकदम तुम्हारे दिल में आवाज आनी चाहिए। आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट। फिर दूसरा क्या था, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। तीसरा क्या है, डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। वेरी गुड, बैठो। क्वेश्चन ट्राई कर लिए सारे। कल एक IIT की छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने कहीं देखा था या कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। IIT दिल्ली की एक बात है, तो पॉडकास्ट में सुना था शायद मैंने। ये जो ब्लिंकिट है ना, ब्लिंकिट, ये IIT दिल्ली के किसी बंदे ने बनाया था, उसका नाम भूल गया मैं यार। और ये जो जोमेटो है, ये भी IIT दिल्ली का बंदा है ना। वो क्या नाम उसका यार, नाम भूल गया। दीपेंद्र गोयल नाम है ना उसका, IIT दिल्ली का है। तो जब ब्लिंकिट बनाया ना उसने, तो ब्लिंकिट बनाने में क्या हुआ कि शुरू में बहुत पैसा लगता है, टेक्नोलॉजी, लोग, सक्सेस तो बहुत बाद में आती है ना। तो उसकी स्थिति ये होगी कि वो कंपनी बंद करने की कंडीशन पे आ गया। उसको लगा कि यार अब चला नहीं पाऊंगा। उससे पूरा मतलब सिर्फ आइडिया से क्या होता है, आइडिया इंप्लीमेंट करना, पैसा, टीम, बहुत सारी चीज़ें होती है तब जाके एक सक्सेस मिलती है ना।
आइडिया तो तुमको और हमको भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसकी कंपनी बंद होने लगने की, तो उसने सोचा यार बंद तो हो ही रही है, इतना सारा पैसा टाइम लगा रखा है, टीम भी अच्छी है, तो उसने आईआईटी दिल्ली के ग्रुप में एक मैसेज डाला कि यार मुझे है ना कंपनी को, मतलब मेरे को कोई चाहिए, मतलब कोलैबोरेट करना है या सेल करना है मुझे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर भी जुड़ गए उसके साथ। तो उसी ग्रुप में एक बंदा था जो कि दीपेंद्र गोयल जो था उसके कांटेक्ट में था, तो उसने दीपेंद्र गोयल से मीटिंग करा दी उसकी। तो ब्लिंकिट जो था वो $400 मिलियन में खरीद लिया जोमेटो ने, ठीक है ना। कब? कुछ साल पहले। वो लॉस में था और उस समय जोमेटो चल रहा था बढ़िया से ना। तो उसने ब्लिंकिट खरीदा और ब्लिंकिट की टीम को अपने साथ लगा लिया और उसको बोला कि भाई अपन बनाते हैं, थोड़ा मॉडिफाई किया, नए तरीके से प्रोजेक्ट किया। और अब आज के टाइम में जोमेटो का जो पूरा वैल्यूएशन है उस कंपनी के, जोमेटो का, जिसके अंदर जोमेटो ब्लिंकिट दोनों आते हैं, उसकी वैल्यूएशन है $20 बिलियन, है ना। उस $20 बिलियन में से $12 बिलियन किसकी वैल्यूएशन है पता है? ब्लिंकिट की है। अब ब्लिंकिट उनका बड़ा बिजनेस बन गया है, जोमेटो छोटा हो गया है। भाई खाने पीने वाला आदमी ऑर्डर तो कम ही करेगा ना, 2-3 दिन में एक बार बाहर से मंगाएगा। ब्लिंकिट में तो ऐसा हो गया कि हर डेली दिन में ही 2-3 बार आदमी मंगा लेता है कि भाई आलू खत्म हो गए, प्याज खत्म हो गए, टमाटर चाहिए, आटा चाहिए, नमक चाहिए, चॉकलेट चाहिए, जो चाहे मंगा लो, अब 10 मिनट में आ जाती है। तो उसने जो बंदा बता रहा था उसने कहा था कि ये हमारे सिर्फ आईआईटी दिल्ली में होता है ऐसा, कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, समझते हैं। बाकी आईआईटीज में भी होता होगा, क्योंकि उसका प्रोफाइल भी अच्छा था और उसने काफ़ी काम भी कर रखा था, तो उसको आईआईटीएन होने का एक फ़ायदा मिला। तो अच्छी कम्युनिटी का ये फ़ायदा होता है। समझ गए भाई? ठीक है ना। चलो अब इसका आगे लिखो। उसमें कोई डाउट है? क्वेश्चन जो दिए थे ट्राई कर लिया आपने? ठीक है, चलो आज अपन एल्डोल पूरा करेंगे। तो थोड़ा मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया था पिछली बार। अब लिखो क्रॉस्ड और मिक्स्ड एल्डोल। लिखो क्रॉस्ड और मिक्स्ड एल्डोल। वहां लिखो if aldol takes place in between two different aldehyde and ketone. Crossed and mixed aldol means aldol takes place in between two different aldehyde and ketone, then it is known as mixed aldol or cross aldol. If aldol takes place in between different aldehyde and ketone, two different aldehyde and ketone, दो different aldehyde ketone के बीच में aldol होगा ना, उसको बोलेंगे crossed और mixed aldol। अब आपको बताना है कि अगर हम इसमें aldol करें तो x और y की वैल्यू कितनी होगी। x is excluding stereoisomer, y is including stereoisomer. X and Y are products obtained when these two different aldehyde ketone undergo aldol condensation. बताओ, लिखो और वो शॉर्ट ट्रिक से बनाओ प्रोडक्ट। शॉर्ट ट्रिक याद है ना क्या था? वाटर निकालना है। कैसे वाटर निकालते हैं? अल्फा से HH और दूसरे से ऑक्सीजन। शॉर्ट ट्रिक से बनाओ और स्पीड में बनाओ। अब टाइम आ गया कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएं।
कितने बने एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर? एक्सक्लूडिंग कितने बनेंगे बताओ भाई। इसमें अपन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? कितने न्यूक्लियोफाइल बने ये बताओ पहले। ये अल्फा एच निकालोगे तो ये एक एसिड बेस हो गया, न्यूक्लियोफाइल बना ना, इनोलेट आयन। ऐसे ही अपन ये अल्फा एच निकालेंगे तो एक और इनोलेट आयन बना, ये 2 बन गए। अब ये जो इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल बना ये 2 प्रोडक्ट देगा। कैसे? एक तो ये खुद पे अटैक करेगा सेल्फ एल्डोल, और एक वो दूसरे पे अटैक करेगा क्रॉस एल्डोल। तो कितने न्यूक्लियोफाइल बने वो देखना होगा पहले। 2 बन गए, सेल्फ अटैक क्रॉस अटैक। ऐसे ही ये कितने पे अटैक कर सकता है? 2 पे, एक सेल्फ अटैक और एक क्रॉस अटैक। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर मैं इसका सेल्फ एल्डोल करूं, इसका सेल्फ एल्डोल करूं और शॉर्ट ट्रिक से प्रोडक्ट बनाऊं तो कैसे बनाएंगे हम? ये वाटर निकाल लेंगे तो ये हमारा बना सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसिड एल्डिहाइड। ये बनाया आपने एक। ऐसे हम लोग 2 एसीटोन लेंगे, उसका भी सेल्फ एल्डोल करेंगे, उससे भी तो एक और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब बताओ तीसरा कौन सा होगा? हाँ, इसके अल्फा और इसका O ये ले लेंगे ना, ये O और ये H, ये वाटर भी तो निकाल सकते हैं अपन। तो उससे एक और प्रोडक्ट बनेगा हमारा प्लस एल्कीन CH CHO। और बताओ और कौन सा बनेगा? एक इसका अल्फा H और इसका O ये निकाल लेंगे ना, वाटर, ये वाला कर लेंगे। इससे एक और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा ये बन गया ना। अब बताओ एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने प्रोडक्ट बने हमारे? 4 बन गए। यानी एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर यानी X की वैल्यू हुई 4। अब बताओ Y की कितनी होगी? इसमें चेक करना पड़ेगा ना किसके किसके स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं। स्टीरियो मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल चेक करेंगे। तो इसमें ये देखो, ये एल्कीन GI शो कर रहा है ना, ये अपना ज्योमेट्रिकल बनाएगा। और ये एक कार्बन पे 2 लाइक है, इसके GI नहीं बनेंगे। इस कार्बन पे भी 2 मिथाइल, यानी एक कार्बन पे 2 लाइक ग्रुप हो तो GI नहीं बनते ना उसके, और लास्ट वाले के भी बनेंगे। तो इसके GI बन गए तो 2 लेंगे, इसके GI बन गए 2 लेंगे, तो Y कितना हुआ? 6 हो गया। समझे आप? बनाओ उसको। चारों प्रोडक्ट कैसे बने? प्रॉपर 2 मॉलिक्यूल लिख के वाटर निकाल निकाल के बनाओ ऐसे। बना लिए चारों? वहां लिखा 4 और 6। आगे बढ़े, लिख लिए सौरभ चारों? अब सेम इसी पैटर्न में आपको बाकी एग्जाम्पल में नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने हैं। ठीक है ना? X एंड Y निकालना है आपको। X क्या था हमारा? एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, और Y नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। और कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाने।
5th वाले में एक फाइनल प्रोडक्ट बी बताना है, बी क्या है। 2, 3, 4 में आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने हैं एक्सक्लूडिंग एंड इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। क्या भाई नीरवी को बोला, अगर अपन अभी ईरान में रह रहे होते ना तो अपनी क्लास कहाँ होती? 4 फ्लोर नीचे अंडरग्राउंड में। अब पूरे ईरान में ये माहौल है कि कंट्री के सारे लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं, ऐसे जमीन पे नहीं देख रहे हैं। ऐसा क्यों? इजराइल उन पर अटैक करने वाला है। उन्होंने इजराइल पे 200 मिसाइलें दाग दी। वो चाहते थे, इजराइल चाहता था ईरान अटैक करे। अब वो पूरी दुनिया को कह रहे हैं हम उड़ाएंगे उसको। अब कैसे उड़ाएंगे वो हम डिसाइड करेंगे। उनके जो ऑयल प्लांट्स हैं 4 बड़े बड़े, न्यूक्लियर साइट्स हैं 4 बड़े, पूरा कंट्री मतलब ऊपर देख रहा है ऐसे। अब पूरी दुनिया अंदाज़ा लगा रही है कि वो इजराइल कैसे अटैक करेगा।
नुकसान अपना भी होगा, अपना भी नुकसान होगा। ईरान से ऑयल आता है ना अपने को, ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे। देखने वाली बात है कि अटैक कैसे होगा, और बॉर्डर भी नहीं लगता उनका, बीच में इराक और वो जाते हैं, 2000 किलोमीटर है। इसलिए आजकल है ना वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है स्पेस वेपन्स की। अभी क्या एयरक्राफ्ट कैरियर ले जाने पड़ते हैं, वहाँ से उड़ के जाके अटैक करते हैं। अभी स्पेस में, मतलब स्पेस में ही लग रहे हैं ये वेपन्स, यहीं बैठे बैठे ही, हाँ भाई इस कंट्री को सही करना है, उसकी दौड़ लगी हुई। तुम्हारा पढ़ना ज़रूरी है। यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है 8-10 हज़ार करोड़ की। क्या भाई कहाँ तक पहुँचे? हो गए पांचों? चलो सेकंड का बताओ कितने प्रोडक्ट बने? ये 4 बने होंगे और ये 6। बना के देखे तुमने? तो क्या क्या बनाया? एक तो तुमने कीटोन का सेल्फ एल्डोल ये किया होगा ना, और एक एसिटोफिनॉन का सेल्फ एल्डोल ये किया होगा, प्लस और कौन सा है, एक ये वाटर निकाल लिया होगा, क्रॉस एल्डोल। देखो जरा, ये आंसर आ रहा है ना, और एक ये वाटर निकाला होगा यहां से। इनमें से कौन कौन बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? कौन से दो? एक तो ये वाला कर रहा है और एक लास्ट वाला कर रहा है। इजेड आ जाएंगे ना इसके, तो 4 और 6 हो गए। अच्छा, थर्ड में ये इनोलेट आयन बनेगा सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, ये इस पे अटैक करेगा एक, और एक सेल्फ एल्डोल। तो कितने बने इसके? 2, और उधर कितने बने? 2। कोई जीए नहीं बन रहा है ना उसका। वैसे डोमिनेटिंग प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए बताओ? पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए एल्डोल में, रिएक्टिविटी से आंसर करना है। तो ये सेल्फ एल्डोल करेगा तो कीटोन पे अटैक होगा ना, और ये कौन सा है हमारा? फॉर्मल्डिहाइड। एंड फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट ए एल्डिहाइड, इट इज ए सुपर एल्डिहाइड। इस पे अटैक होगा ना, ये समझे आप? तो यानी मेजर प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा वो नीचे वाला। अच्छा, फोर्थ में कितने बने? इसमें भी 2 और 2 ही बने, 2 और 3 बने ना। कौन सा? ये जो वाटर निकालेंगे ये जीए शो कर देगा ना एक। फिफ्थ में आपने पीसीसी डाला, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उससे ये बन गया एल्डिहाइड, है ना। अब हमारे पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, इसमें तो कोई अल्फा एच नहीं है, इसका तो एल्डोल नहीं होगा। तो एल्डोल किसका होगा? कीटोन का अल्फा एच से वाटर निकाल लेंगे। तो ये जो कीटोन पे अटैक हुआ, ये एल्डिहाइड पे अटैक हुआ, ये मेजर प्रोडक्ट। इसमें भी देखो 2 ऑप्शन थे कि जब बेस अल्फा एच लेगा, यहां नेगेटिव बनेगा तो सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, तो अटैक एल्डिहाइड पे हो रहा है ना, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। समझे आप? मैंने लास्ट में नंबर ऑफ प्रोडक्ट नहीं पूछे थे, सिर्फ बी पूछा था। तो ये पूछने का पर्पज ये है कि आपको ये समझाना कि एल्डिहाइड पे अटैक ध्यान रखो आप। नोट कर लिया सबने आंसर? आगे बढ़े। दो सवाल और करते हैं। अब मैं जो लिख रहा हूं उसका मैकेनिज्म लिखना है आपको।
3 मोल फॉर्मल्डिहाइड के, 1 मोल एसिड एल्डिहाइड का, और इसमें यूज किया कार्बोनेट। उससे ये प्रोडक्ट बना है ना। इसका मैकेनिज्म लिखो। और दूसरा ये इस टाइप का एक एडवांस में सवाल आया था, 2 एल्डिहाइड, इसका K2CO3 से रिएक्शन करो तो बनेगा A, इसमें HCN डालोगे तो बनेगा B, और फिर H+ हीट किया तो बनेगा हमारे पास मिथाइल ऊपर लगेंगे, एक गड़बड़ लगती है। सही है। सेवंथ वाला जे एडवांस में आया हुआ सवाल है, मैंने थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया। उसमें ऑप्शन दे रखे थे, मैंने ऑप्शन हटा दिया। बस मैंने ऑप्शन की जगह फाइनल प्रोडक्ट दे दिया। अपनी अपनी कॉपी में बनाना है, दूसरे को एडवाइस नहीं देनी है। अभी ट्राई करो, खुद अपना क्वेश्चन बन जाए, फिर आजू बाजू वालों से राजनीतिक डिस्कशन करो। अच्छा, फैन
ऊपर वाला मैकेनिज्म समझ में आया? कैसे होगा ऊपर वाला बताओ। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे बताओ? पहले इससे कार्बोनेट से एसिड बेस करोगे ना, एसिड बेस करके ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया। फिर इसका करो फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक। इससे क्या बना बताओ? CH2CH2O माइनस, और ये जो कार्बोनेट ने एसिड बेस किया था उससे बना SCO3 माइनस 1। ये फिर से लेगा H, तो क्या बना? OH CHO भी रहेगा ना इसमें, इसने अटैक किया तो हाँ CHO तो इस तरफ रहेगा। मतलब यहाँ बन जाएगा हमारे पास एल्डिहाइड और 2 कार्बन के बाद OH। यही बनाया ना आपने। अब बताओ इसके बाद आगे क्या होगा? अब ये रिपीट होता रहेगा बार बार। फिर से ये कार्बोनेट क्या करेगा? फिर से एसिड बेस, फिर से अल्फा से H लेगा, फिर से अटैक, तो एक और CH2OH लगेगा, फिर अगेन एसिड बेस, अगेन अटैक। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक फॉर्मल्डिहाइड रहेंगे, अल्फा H रहेंगे उसके। तो हो क्या रहा है? H इज रिप्लेस बाय CH2OH। जहां जहां H है वहां फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक होकर CH2OH लगेंगे। सारे स्टेप लिखो इसके। ये मैंने आपको एक फॉर्मल्डिहाइड का बताया, ऐसे सेकंड फॉर्मल्डिहाइड, थर्ड फॉर्मल्डिहाइड, सारे स्टेप लिखने हैं आपको। समझे भाई? एक याद है टॉटोमेरिज्म में एक रिएक्शन की थी हमने, H इज रिप्लेस बाय D, है ना? वो यहां D क्यों नहीं लग रहा है? D है ही नहीं ना, ठीक है। उसमें क्या होता था कि इसके सराउंडिंग में D2O डालते थे अपन, तो यहाँ पे D लग जाते थे। अल्टीमेटली अगर यहाँ पे D2O होता तो यहाँ क्या बनता? CD3 बनता ना वो। तो बस D की जगह आपने क्या डाल दिया? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक होगा, तो जैसे H की जगह D लगता है वैसे ही फॉर्मल्डिहाइड डालोगे तो H की जगह पे क्या लगेगा? CH2OH। समझे आप? और ये कार्बोनेट यूज क्यों कर रहे हैं? इसका देखो बेनिफिट क्या है, ये वीकर बेस है, तो ये कंडेंसेशन आसानी से नहीं करेगा। जैसे ये प्रोडक्ट बना है, इसको कंडेंसेशन करना है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस और हीटिंग चाहिए, ठीक है ना? तो अगर वीकर बेस यूज करोगे तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होंगे आसानी से, यानी हमारा जो एल्डोल प्रोडक्ट है वो हाई यील्ड में बनेगा। समझे आप? ये कार्बोनेट का स्पेसिफिक रोल होता है। तो बढ़िया एल्डोल बनाना हो तो अच्छा बेस कार्बोनेट यूज करो। सारे स्टेप लिखो स्पीड में, स्टेप लिखोगे उससे बेटर समझ में आएगा। और टीचर बनना हो तो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दो। क्या भाई पृथ्वीराज, लिखा तुमने? सारे स्टेप लिखे या समझ लिया? लिखे ना? कितने स्टेप लिखे? नौ स्टेप लिखने। पहला स्टेप क्या हुआ? एसिड बेस। दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और तीसरा फिर एसिड बेस। एक बार फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो 3 स्टेप होंगे, तो 3 3 9 हो गए। 9 स्टेप लिखने। जो भी 9 से कम लिखेगा टीचर बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। समझ गया भाई? 9 स्टेप लिखो, सब गिन गिन के लिखो।
सबने लिख लिया भाई 9 स्टेप। आप नीचे वाला एग्जाम्पल ट्राई करो। नीचे वाले में वैसे ए अब बन जाएगा आपका। ए क्या बनेगा बताओ भाई? ये कार्बोनेट क्या है? क्रॉस एल्डोल होगा ना, पहले होगा एसिड बेस। आप सारे स्टेप लिखा करो अभी इनिशियली। ये बना न्यूक्लियोफाइल, इसका होगा अटैक फॉर्मल्डिहाइड पे, यानी हमने ए जो बनाया है वो हुआ हमारा क्रॉस एल्डोल। 3 स्टेप के बाद H इज रिप्लेस बाय CH2OH, यही होगा ना। अटैक O- फिर H ले लेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब बताओ A to B क्या है? इसमें अगर अपन HCN डालेंगे तो 2 ऑप्शन है, या तो अपन यहां रिएक्ट करें एल्डिहाइड पे या OH पे करें। किस पे करेंगे? एल्डिहाइड पे। OH पे रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि HCN तो वीक एसिड होते हैं। याद है, HCN इज कंपेरेबल टू फिनॉल, pK 10 होता है उसका, और ये अल्कोहल भी वीक एसिड है, ये रिएक्ट नहीं करते। हमने जब भी अल्कोहल की रिएक्शन की, हमने कैसे की है देखना आपने। अल्कोहल में या तो हमने लुकास डाला था HCl, या डिहाइड्रेशन के लिए क्या डाला हमने? H2SO4। यानी अल्कोहल और HCN की कोई रिएक्शन नहीं होती है, बिकॉज वीक एसिड है और ये वीक बेस है, आप वाटर नहीं निकाल सकते इससे। तो फिर बताओ, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, यहां होगा अटैक साइनोहाइड्रीन। और वैसे भी यहां नेगेटिव चार्ज है, यही पहले रिएक्शन होनी चाहिए थी। तो पहले आपने साइनोहाइड्रीन से क्या बनाया बताओ? ये बना लिया OH और ये बना लिया साइनाइड। अब आपको समझ में आ रहा है ये कैसे बन रहा है? रिंग कैसे बन रहा है बताओ? हाँ, अब आपको प्रोडक्ट दिया तो सब कुछ लिख के नहीं देगा वो। अब साइनोहाइड, आपको इसमें नाइट्रोजन नजर आ रहा है क्या? नाइट्रोजन नजर नहीं आ रहा है, तो नाइट्रोजन गया कहां? हाँ, इसका H+ मतलब ये डाइल्यूट एसिड है, क्यों? प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पता चल गया हमको। इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो इसका हाइड्रोलिसिस किया तो ये बना OH, और ये भी बना OH, और ये बना CH2OH। अब बताओ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब वाटर निकाल लेंगे ना, यहां से ये वाटर निकाला, ये बन गया। ये लास्ट रिएक्शन हो रही है एस्टिफिकेशन। आप एसिड और अल्कोहल को हिट करोगे तो क्या बन जाएगा? एस्टर, इंट्रामोलिकुलर एस्टिफिकेशन। ये सारी चीजें हमने कर रखी है, लेकिन अलग अलग की थी। एल्डोल अलग किया था, साइनोहाइड्रीन अलग किया था, हाइड्रोलिसिस अलग किया था, एस्टिफिकेशन अलग किया था। और वैसे भी एस्टर बन रहा है ना, मतलब एस्टिफिकेशन। तो जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आगे आगे एकदम देखते ही समझ में आ जाएगा। कैसे हो अभिषेक? कैसे हो? इसमें A कौन हुआ और B कौन हुआ? A तो ये हुआ एल्डोल, और B हुआ साइनोहाइड्रीन। सिलेबस खत्म होने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस खूब करेंगे अपन। अरे हरियाणा कैसे हो? दिखाई नहीं दिए थे क्या? घर गए थे क्या? ऑनलाइन कर रहे होंगे, लाइव कर रहे थे कि रिकॉर्डिंग देख रहे थे? लाइव कर रहे थे। मुझे लगा हरियाणा में भी इलेक्शन है, शायद इलेक्शन है ना आज। हाँ, मुझे लगा वहां निकल गए होंगे। एक ही दिन में पूरा है ना? आगे बढ़े भाई, लिख लिया सब लोगों ने? स्पीड में लिखो। और वो यूएस में इलेक्शन कब है ना? उनके प्रेसिडेंट का रोज डिबेट आता रहता है ना उनका। कब इलेक्शन हुआ पता नहीं है ना, बहुत लंबा प्रोसेस चलता है उनका, पता नहीं कई महीनों तक चलता रहता है।
आगे बढ़े भाई। मेरे साथ यार वो आयरन मैन में एक वो एक्ट्रेस भी आई थी, वो एक एक्ट्रेस है ना, क्या नाम उसका यार, श्यामली ऐसा कुछ नाम है उसका, श्याम क्या नाम है उसका यार, टीवी एक्ट्रेस है, बहुत फेमस है यार वो, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है वो। नहीं, बाद में पता चला वो टीवी में एक्ट्रेस है, मैं तो उसके मूवी वगैरह देखा नहीं। श्याम ऐसा कुछ नाम है कैसे, नहीं जानते? अरे फोटो भेजूंगा तुमको, फोटो देखना तुम। फेमस है, उसकी न्यूज ही न्यूज आ रही है, उसने हाफ आयरन मैन किया था, मैं इटली में हमारे साथ ही थी वो। अच्छा मुझे तो पता नहीं वो एक्ट्रेस है, मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि वो एक्ट्रेस है, तो जैसे ही उसने बताया एक्ट्रेस है मैं थोड़ा पास गया, फिर ठीक है अरे फोटो वोटो खिंचवाने यार, ठीक है जाना पड़ता है। और जब मैं पास गया तो वो आगे चली गई, और फिर वो आगे चली गई, मैं छोड़ो यार फिर ठीक नहीं लगता यार, ठीक है। फिर बाद में पता चला वो तो बहुत फेमस एक्ट्रेस है। फिर एक मेरे साथ एक बंदा था, वो बहुत बड़ा ऑफिसर था यार, मेरे को तो उसका भी बाद में पता चला। वो मतलब वहाँ मिला था हमको, इवेंट में मिल गया, हम बातचीत की, वो खाने में भी एक जगह हम साथ ही थे। तो मैं उससे बात करता रहा, जब मैं नाम वाम पूछ लिया यार, बस ठीक है। उसके बाद मैंने गूगल न्यूज़ में उसकी न्यूज़ देखी। उस बंदे का नाम है विशाल मोहते। विशाल मोहते जो है महाराष्ट्र का है, और वो बीएमसी का डिप्टी कमिश्नर है। बीएमसी ब्रह्मन मुंबई कॉर्पोरेशन, जो पूरा मुंबई को चलाता है ना। बीएमसी मतलब उसका जो बजट है ना बीएमसी का, महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू सम स्टेट्स। बहुत बड़ी मतलब रेपुटेशन है बीएमसी की, मेरे हिसाब से 50,000 1 लाख तो एम्प्लॉय होंगे। उसका डिप्टी कमिश्नर इक्वलेंट टू समझ लो आप अच्छा खासा मिनिस्टर के लेवल का है। मतलब बीएमसी में अगर छोटा मोटा वो पियोन वगैरह होता है ना, वो भी बहुत रिच होता है। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना मैं? वो तो डिप्टी कमिश्नर था, लेकिन यार बहुत जबरदस्त आदमी था। मतलब उसने एक बार भी रियलाइज नहीं कराया कि वो इतना बड़ा आदमी है। अच्छा मैंने भी पूछा नहीं यार, नॉर्मली बात करता रहा, मुझे पता होता वो इतना बड़ा आदमी है, मैं थोड़ा 2-4 बातें और करता, फोटो वोटो और खिंचवाता उसके साथ, लेकिन वो आदमी जबरदस्त था। लिख लिया सबने? तो जीवन में तुमको 4-5 अच्छे आदमी ढूंढने हैं बस, फिर जीवन अपना सही हो गया एकदम। 2-4 घर में और 2-4 बाहर। आगे लिखो जरा, साइनो एल्डोल। आज भेजता हूं मैं एक्ट्रेस के साथ फोटो, मतलब मेरे ऐसे फोटो ऐसे है कि अरे मतलब फोटो कैसे पता है कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, वो एक्ट्रेस दूर उधर खड़ी है और मैं ऐसे खड़ा हूं। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला एक फोटो ले लो ताकि ऐसे दिखे कि भाई हम दोनों साथ साथ खड़े हैं। समझ गए? अब लिखो साइनो एल्डोल। साइनो एल्डोल का मतलब है एल्डोल इन ए क्रॉस एल्डोल, इन ए क्रॉस एल्डोल, वैसे लिखो आप साइनो एल्डोल में, इन ए क्रॉस एल्डोल if one of the reactant is in a cross aldol, if one of the reactant is alkyl cyanide, in a cross aldol, if one of the reactant is alkyl cyanide, then it is known as cyanoaldol. In a cross aldol, if one of the reactant is alkyl cyanide, then it is known as cyanoaldol. बस आपको क्या करना है, क्रॉस एल्डोल में एक रिएक्टेंट है ना अल्काइल साइनाइड होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अंदर आपको बेस OH- यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने डाइल्यूट बेस यूज किया तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ना उसमें। तो आपको इसमें बेस यूज करना है अल्को ऑक्साइड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डोल सबकी शॉर्ट ट्री एक ही रहती है, ये वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलने के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। आपको इसका मैकेनिज्म लिखना है, इसका मैकेनिज्म लिखो। इस बार अल्फा H जो है वो साइनाइड के अल्फा H निकल जाएंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा। ये कंडेंसेशन की डेफिनेशन क्या है?
कंडेंसेशन किसको बोलते हैं अपन? कंडेंसेशन की डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ टू बिगर मॉलिक्यूल एंड एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल इज नोन एज कंडेंसेशन। दो बड़े मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हो, छोटा मॉलिक्यूल निकल रहा हो, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। वो जो छोटा मॉलिक्यूल होगा वो वाटर हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ केस में वाटर होता है। मान लो दो मॉलिक्यूल कंबाइन हुए, मिथेनॉल निकल गया, वो भी कंडेंसेशन है, समझे आप। और यहां हमारा स्मॉलर मॉलिक्यूल कौन है? वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ मिथेनॉल, इथेनॉल, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू बिगर मॉलिक्यूल एंड एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल इज नोन एज condensation. The smaller molecule can be water, methanol, ethanol, etc. आप इसका स्पीड में मैकेनिज्म बनाओ। सेम एल्डोल जैसा मैकेनिज्म है, डिट्टो। पहला स्टेप क्या होगा बताओ? बेस सब्सट्रैक्ट अल्फा एच। साइनाइड का भी तो -M एंड -I लगता है, इसका अल्फा एच भी एसिडिक है। दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तीसरा स्टेप एसिड बेस। और फिर लास्ट में कैसे करते हैं बताओ? बेसिक मीडियम में क्या करते हैं? E1CB। वाटर निकल के ये बन जाएगा। सेम एल्डोल टाइप है, बस अल्फा एच, सिंपल एल्डोल में एल्डिहाइड कीटोन का अल्फा एच निकालते हैं और यहां अपन साइनाइड का निकाल रहे हैं। तो जब अपन ETO माइनस बेस यूज करते हैं तो सॉल्वेंट कौन होता है? ETOH। जब अपन OH माइनस बेस यूज करते हैं तो सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर। उसी का कॉन्जुगेट हमेशा सॉल्वेंट होता है। क्या हो गया? अच्छा, प्रोडक्ट गलत बना दिया ना मैंने। तो प्रोडक्ट में यहां पे क्या आना चाहिए? वो एल्डिहाइड बना के एल्डिहाइड बना दिया, सॉरी गलती हो गई। साइनाइड रहेगा ना वहाँ पे। हाँ, अच्छा कंफ्यूजन हो गया होगा तुमको कि वो कहाँ गया। अब इसे कभी तुमने पान पिज्जा खाया है? आजकल अमर पंजाबी ढाबे का है ना, एक नया शानदार मिठाई की दुकान खुली है तलवंडी में। उसके अंदर तलवंडी में यहीं पे
कॉमर्स कॉलेज रोड है, कॉमर्स कॉलेज रोड है ना ये, इसमें राइट टर्न करेंगे ना, वहाँ लेफ्ट में बड़ी सी मिठाई की दुकान खोली है शानदार। मिठाई की दुकान नहीं है, मतलब वजन बढ़ा और डायबिटीज पा उसकी दुकान है वो, लेकिन यार गजब गजब शानदार पान पिज्जा क्या था यार, केक भी बड़े शानदार थे यार। अरे भाई लिख लिया सबने? अब जरा इसका प्रोडक्ट बनाओ और मैकेनिज्म भी लिखो। दोनों सवाल बनाओ फटाफट। हो गए? थर्ड वाले में, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया।
दूसरे वाले में SN2 हो गया। अब बताओ तीसरे वाले में क्या होगा? साइनोएल्डोल। बेस ये अल्फा H लेगा। भाई आप 2 स्टेप हमेशा पहले चेक किया करो, एसिड बेस हो रहा है या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो पहले ये एसिड बेस होके ये वाटर निकल जाएगा यहां से, तो लास्ट वाला जो हो रहा है वो साइनोएल्डोल है। और इसमें आगे अगर हाइड्रोलिसिस दिया जाए तो आगे हाइड्रोलिसिस में क्या करेंगे? साइनाइड का एसिड बना देंगे। अब इस पूरे क्वेश्चन में सबसे खास बात क्या थी? आपको ये समझ में आना है कि ये एल्डोल हो रहा है, समझ रहे हो आप? ये आपको स्ट्राइक करना है कि एल्डोल हो रहा है। तो जब भी एल्डिहाइड कीटोन हो तो या तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या एल्डोल। अरे छोटे साकाल भाई जो बैठे हैं, अरे भाई छोटे साकाल, लिख लिया सबने? और अच्छा, ऐसे अगर मैं आपको ये रिएक्शन दे दूं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद नाइट्रोएल्केन एंड बेस हीट, बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट? अभी आपको मैंने क्या बोला था कि जैसे एल्डिहाइड कीटोन नजर आए या तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर एल्डोल हो सकता है ना? तो ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है ना NO2 का, जैसे मोर एसिडिक देन अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कीटोन, क्योंकि NO2 का तो माइनस से ज्यादा होता है ना? तो होगा क्या? ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, यहां भी वाटर निकल जाएगा। क्या इसका नाम हम साइनोएल्डोल कहेंगे? हाँ, इसको हम क्या कहेंगे? नाइट्रोएल्डोल। बस नाम चेंज हो जाएगा। बनाओ उसको। बनाओ और इसका मैकेनिज्म लिखो। तक्षु यार, रात को एक चूहा आ गया था यार। मैं क्या नीचे सोता हूँ ना, तो क्या हुआ कि चूहा आया। नहीं, ऐसा मेरे मतलब ऐसा लगा कि पाँव के ऊपर है ना, जैसे कोई नस के अंदर है ना, ऐसा कोई मतलब ऐसे प्रॉब्लम आ रही है ऐसे। तो मुझे लगा यार शायद मैं टेढ़ा मेढ़ा सो गया हूँगा, तो ये ऐसे प्रॉब्लम है। मैं ध्यान नहीं दिया है ना, मैं थोड़ा आलसी भी हूँ, मैं सो गया वापस, है ना। फिर पता नहीं टाइम बीत गया, फिर मैंने देखा कि यार वापस वो नस मोटी हो गई है थोड़ी चलने में। ऐसा लगा यहाँ से कोई पेन हो रहा है, यहाँ होता हुआ यहाँ आता है, फिर वापस ऐसे आता। वो क्या कर रहा था, वो मैं घूम घूम के है ना ऐसा राउंड ले रहा था मेरे ऊपर। फिर मैंने कहा यार कुछ तो है यार। फिर मैंने सोचा यार, एक तो यार नींद में सब उठ के देखना बहुत टिपिकल काम है वो तो। मैंने सोचा यार कॉकरोच हो सकता है यार, कॉकरोच घूमता रहता है नीचे। फिर मैंने सोचा चींटी भी हो सकती है, मैंने कहा चींटी उठी तो काट लेती। ये सब मैं सोते सोते ही सोच रहा हूँ है। फिर वो वापस उसने तो राउंड लेने स्टार्ट कर दिए, तो मैंने कहा अब तो उठना पड़ेगा यार। उठ के मैंने लाइट ऑन की तो बाकी लोग भी उठ गए। तो क्या हुआ, मैंने कहा वो पता नहीं कोई घूम रहा है ऊपर से, ठीक है। उसको ढूंढा हमने, अच्छा पता नहीं कि चूहा ही है, दिखा ही नहीं वो। 2-4 मिनट सर्च ऑपरेशन चलाया, सब घर वाले उठ गए। सर्च ऑपरेशन चलाया, फिर क्या कि साइड में एक वो मशीन है जो मतलब मसल वगैरह रिलैक्सन के लिए यूज़ करते हैं, वैसे लगाते हैं है ना, उसको मशीन से वो मैंने रात को लगाते हैं उसको साइड में रखने के लिए। उसके अंदर घुस गया वो। फिर जैसे ही वो सब चद्दर वद्दर झटकते हैं ना, अपन घर में यही तो करते हैं, ढूंढते हैं, तभी तुरंत वहाँ से एक चूहा निकला। तो मुझे तक्षु, उस समय यार तुम्हारी याद आई मुझे। मैं यार तक्षु होता तो कब का पकड़ लेता उसको।
फिर उसको उसी मशीन के ऊपर, उसको मशीन में ना ऐसे ऊपर वो है, मतलब पाँव डालेंगे उसमें, उसको पैक किया और उसको बाहर ले जाके छोड़ के आया। तुमने कभी सुना कि चूहा ऐसे मतलब राउंड लेता है? हाँ, पहली बार ही हुआ ऐसा। मैकेनिज्म लिख लिया भाई सबने? चलो आगे बढ़ो। एक छोटा एल्डोल और करते हैं, फिर बाकी एल्डोल अगली बार करेंगे। एक लिखो आप, डायरेक्टेड एल्डोल। नीचे लिखो था डायरेक्टेड एल्डोल। देखो ये हमारे पास 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन है ना। इसमें 2 टाइप के अल्फा एच हैं, एक अल्फा एच ये है, एक अल्फा एच ये है। तो अगर हमने लेफ्ट वाला अल्फा एच निकाल दिया तो ये कार्बोनाइन बनेगा, और राइट वाला अल्फा एच निकाल दिया तो ये कार्बोनाइन बनेगा। अब बताओ इन दोनों में से कौन रेजोनेंस स्टेबलाइज है? दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। नीचे वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो ये नेगेटिव का रेजोनेंस करेंगे तो ये बनेगा ना। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। इन दोनों में से स्टेबल कौन है? इन दोनों में से कौन सा इनोलेट आयन ज्यादा स्टेबल है? नीचे वाला या ऊपर वाला? आप जब इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे तो इसका सबसे स्टेबल आरएस से कंपेयर करोगे ना आप, तो इन दोनों में से स्टेबल आरएस कौन सा है? ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है ना। मोर कोवेलेंट बॉन्ड, कंप्लीट ऑक्टेट, नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी ये वाला स्टेबल आरएस है ना। ये है इसका स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बताओ नीचे वाले में कौन सा स्टेबल आरएस है? सेकेंड वाला। इसमें भी तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो दोनों के स्टेबल आरएस कंपेयर करने होंगे, है ना। अब बताओ इन दोनों में से स्टेबल कौन है? नीचे वाला, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव तो सेम है। मोर ब्रांच्ड एल्कीन है ना ये। इसके कितने अल्फा एच हैं? 7 अल्फा। और इस एल्कीन के कितने अल्फा एच हैं? 3 अल्फा। हम ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है? वो दोनों में सेम है ना। तो अब मैं ये लिख दूं कि नीचे वाला जो है ना वो है हमारा स्टेबल इनोलेट आयन। इनॉल का कॉन्जुगेट है इसलिए बोलते हैं इनोलेट आयन। मैं ये भी लिख सकता हूं कि नीचे वाला जो है वो है हमारा टीसी इनोलेट आयन, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड इनोलेट आयन, है ना। अब बताओ इन दोनों में से केसी इनोलेट आयन कौन सा है? केसी का मतलब क्या था? काइनेटिक्स, फास्ट, है ना। तो फास्ट कौन सा होगा? जब ये एच निकल के यहां कार्बोनाइन बनेगा तो ऊपर वाला होगा ना, क्योंकि 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। ये 2 डिग्री कार्बोनाइन है और ये 3 डिग्री है, प्लस साइन लग रहा है, अनस्टेबल है। तो ऊपर वाला हो गया केसी इनोलेट आयन और नीचे वाला हो गया टीसी इनोलेट आयन। केसी 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? एसिड बेस रिएक्शन जो होती है ना वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे होती है, क्योंकि फॉरवर्ड में भी एसिड बेस होता है, बैकवर्ड में भी एसिड बेस होता है, इक्विलिब्रियम होता है एसिड बेस में। तो अब आप ये बताओ कि एसिड बेस में क्या बनना चाहिए? केसी बनना चाहिए या टीसी बनना चाहिए? अगर इक्विलिब्रियम पे है तो क्या बनेगा? टीसी बनेगा ना। काइनेटिक्स तो इरिवर्सिबल में लगेगा, तो ये टीसी बनना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक बेस यूज करूं एलडीए, एलडीए है हमारा लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, ये बेस है जिसका नाम है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। ये सिर्फ बेस नहीं है, ये कैसा बेस है? बल्की बेस है, स्ट्रॉन्ग स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है। जैसे वो टसी बिटॉक्साइड होता था ना, हॉफमैन बनाता था, तो वैसे ही अगर 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ जाए मतलब वो बल्की बेस हो गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये सुमो बेस हो गया, बल्की बेस हो गया, तो इन दोनों में से कौन सा इनोलेट आयन बनाएगा? वो केसी बनाएगा, टीसी बनाएगा? वो केसी बनाएगा। और दूसरे जो नॉर्मल बेसेस होंगे ना वो हमेशा क्या बनाएंगे? टीसी बनाएंगे।
क्योंकि एसिड बेस इक्विलिब्रियम पे होते हैं। ये बात समझे आप? ठीक है, इसको लिखेंगे तो एक ओलंपियाड का एक क्वेश्चन है वो बताता हूँ मैं तुम्हें, उससे तुमको और बेटर आइडिया होगा। इसमें जब 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन में मिथाइल आयोडाइड यूज करते हैं विद एलडीए, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? ये बनता है। और अगर इसी में यूज करते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ NaH, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? कैसे बताओ? कैसे करेंगे इसको एक्सप्लेन बताओ? जो ओलंपियाड में सवाल था उसमें तो प्रोडक्ट पूछे थे, है ना? तो एलडी हमारा बल्कि बेस है, तो बल्कि बेस है तो कौन सा अल्फा एच लेगा? लेफ्ट वाला लेगा या राइट वाला? लेफ्ट वाला। तो ये कार्बन आयन बनने के बाद SN2 होगा ना इस पे, तो लेफ्ट से रिएक्शन हो गया, SN2 हो गया, ये बन जाएगा। और ये नॉर्मल जो छोटे बेस हैं ये सब क्या बनाएंगे? TC। और TC बनाएंगे यानी यहां कार्बन आयन बनेगा, SN2 के राइट में लग जाएगा मिथाइल। बेसिकली वो इनोलेट आयन दोनों अलग अलग बना रहे हैं। बात समझे आप? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इस टाइप का जेईई में आया नहीं अब तक। ये वाला लिखो, पहले डायरेक्टेड एल्डोल लिखो, फिर एल्डोल का यहां पे क्या रोल है वो डिस्कस करते हैं। एल्डोल बस इतना ही, जहां एलडीए यूज करोगे उस रिएक्शन का नाम एल्डोल हो जाएगा। तो एलडीए जो है लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड या टस्सी ब्यूटॉक्साइड बल्कि बेस, ये सब बनाते हैं केसी इनोलेट आयन। तक्सु अगर यार वो बिच्छू की जगह का सांप होता तो दिक्कत हो जाती है यार। स्नेक, फिर तो वो राउंड थोड़ी लेता। एक बार मैंने एक न्यूज पढ़ ली तक्सु कि एक साइकिल सवार को सांप ने काटा। मैं बहुत दिनों तक डरता रहा। एक गांव में एक साइकिल थी, तो साइकिल की जो सीट होती है ना, वो वाली साइकिल है, नॉर्मल साइकिल जाती है, उसकी सीट के नीचे सांप बैठा था। वो फोल्ड होकर बैठ गया, जैसे ही वो बैठा उसको काट दिया उसने। तो वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है मूवी, फाइनल डेस्टिनेशन में मरते हैं ना उसमें अलग स्टाइल में। तो मैं यार ये गजब है यार, मतलब है ना, ये जो लोकल न्यूज़पेपर आता है, मैं क्या रोज है ना पेपर पढ़ता हूँ यार, मेरी बड़ी खराब आदत है। उसमें अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं 20 में 15 दिन नहीं पढ़ा ना, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये आधी न्यूज़ तो है ना, मतलब दिमाग खराब करने वाली होती है कि भाई ने भाई के झगड़ा हुआ, 2 जमीन के विवाद में उसने उसको मार दिया, ठीक है। ये जरा जो क्या बोलते हैं बाढ़ आगे खिसक गई थी तो पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ, 4 घायल। आधे झगड़े का तो वो चला रहता है। फिर एक आता है कि इनका 2 साल पुराना हिसाब किताब था, आज हो गया पूरा। आधी न्यूज़ तो ये आती है, फिर टक्कर मार दी उसने। 50% ऑफ द न्यूज़ है ना नेगेटिव न्यूज़ है। तो फिर मैं थोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने लग जाता हूँ, उसमें 25% नेगेटिव है। तो फिर मेरे को किसी ने बताया कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। इंडियन एक्सप्रेस में थोड़ा ठीक रहता है, बड़े बड़े आर्टिकल्स वगैरह आते हैं। लेकिन क्या ये लोकल न्यूज़ पढ़ते नहीं तो मन भी नहीं लगता यार कि कहाँ पे क्या हुआ। आजकल अपना दिमाग है ना बहुत ज़्यादा मतलब वैसा हो गया यार, इतनी ज़्यादा अनसन न्यूज़ें चलती है ना। तो IIT की तैयारी में तो तपस्या चाहिए यार, तो दुनिया से कट हो जाना है। तो कोई न्यूज़ नहीं पढ़नी है तुमको IIT के अलावा। वो भी घर में एक जने को लगा के रखो, मम्मी पापा को तो एक्टिव होना ज़्यादा, उनको लगाओ कि IIT रिलेटेड सारी न्यूज़ पढ़ा करो, मुझे अपडेट दिया करो कि कब फॉर्म आ रहा है, कब भरा जा रहा है, क्या हो रहा है। उनको ये जॉब दो, वो आपको अपडेट देंगे। और आप खाली IIT की वेबसाइट देखा करो, जेईई मेंस की और एडवांस की वेबसाइट आएगी ना, उसको देखना है। सब लोग यही तो करते हैं, वेबसाइट से देख के 4 लाइन पढ़ के उस पर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप डायरेक्ट वेबसाइट देखा करो, ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें जो लिखा है वो परफेक्ट है, समझे। इसके अलावा कुछ नहीं देखना है, ताकि हमारा दिमाग कंपटीशन पे फिक्स हो जाए। लिख लिया सबने? ये आगे वाला लिखो,
ये लिखो और इसका जरा मैकेनिज्म बनाओ ऐसे। तो सौरभ, कौन सी वेबसाइट देखनी है अपने को? कौन सी देखनी है? जेई वाली। इस मामले में यार चैट जीपीटी अच्छा है यार। अब गूगल में तो आप कुछ देखने जाओ, दिखाता कुछ और है वो, है ना। चैट जीपीटी में तो अपन कहेंगे, वही तो करेगा भाई कि भाई हमें ये बता दे क्या क्या करना है, कौन सी वेबसाइट देखनी है या उससे रिलेटेड, तो वही बताएगा ना। अब गूगल में तो यार वो पता नहीं क्या करता है वो। तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट मतलब बिफोर कोरोना है ना, डिस्ट्रैक्शन नंबर 1 नहीं था। आफ्टर कोरोना डिस्ट्रैक्शन इज नंबर 1। तुमको तो फोकस रहना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। तैयारी तो उसके बाद की बात है ना। आसान थोड़ी है यार, उसको आसान बनाना है रोज पढ़ पढ़ के। कुआं खोदते हैं ना, कुआं खोदते देखा है कि गहरा कुआं जब देखते हो कब खुदा होगा, ऐसे देखते हो अरे यार इतना गहरा कुआं कब खुदा होगा, कैसे खुदता है वो। रोज 2-3 लोग लगे रहते हैं, रोज डेली उसको खोदते रहते हैं, तो एक दिन गहरा कुआं बनता है। वैसी पढ़ाई होती है आईटी। और सबसे खास बात है, कर सकते हो तुम अगर लगातार 2 साल लगे रहो तो। नीचे लिखो, इफ एलडीए इज यूज एज ए बेस इन एल्डोल कंडेंसेशन। इफ एलडीए is used as a base in aldol condensation. If LDA is used as a base in aldol condensation, then it is known as, तब क्या बोलेंगे बताओ? Then it is known as directed aldol. If LDA is used as a base in aldol condensation, then it is known as directed aldol. इन दोनों के प्रोडक्ट बनाओ। मैकेनिज्म के साथ बनाओ, ज़्यादा अच्छा है। एलडीए बनाओ, N- बेस से अल्फा H लो, केसी एनोलेट आयन बनाओ। वो लिखा था आपने, एलडीए इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ केसी एनोलेट आयन। ये स्टेटमेंट लिखना है अपने को। एलडीए इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ केसी एनोलेट आयन। LDA is used for preparation of KC enolate ion. KC enolate ion मतलब LDA abstract that alpha H which forms stable carbon ion.
LDA abstract that alpha H which forms stable carbon ion. यानी 2 डिग्री is preferred over 3 degree. LDA is used to abstract that alpha H will form stable carbon ion. Means 2 degree is preferred over 3 degree. ये दोनों बना लिए। जैसे आपको पूरा बनाना चाहिए। इससे LDA हमारा N- के साथ 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप। N- क्या करेगा, पहले अल्फा H लेगा, कौन सा लेगा, 2 डिग्री कार्बन आयन। फिर इसका होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, O-H लेके ये बना लेगा। समझे आप? अब एल्डोल का थोड़ा और पार्ट रह गया, वो अगली बार करेंगे। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रह गया और एसिडिक मीडियम एल्डोल रह गया। अरे एक शानदार घटना हुई थी मेरे साथ, मैंने बताया नहीं बताया तुमको यार, 89,000 वाली बात बताई नहीं बताई? अरे यार गजब हुआ था मेरे साथ यार। वो जहाँ इवेंट था ना, वहाँ पे एक वो उनका आयरन मैन का वो लगता है पूरा, ये टी शर्ट वगैरह मिलते हैं ना, उनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं। आयरन मैन बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। तो उनकी खुद का पूरा एक, जिसमें सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें मिलती है, मतलब टी शर्ट हो गए, सप्लीमेंट हो गए, शूज़, सब मिलता है वहाँ पे। तो मैंने ना, हम लोगों ने वहाँ पे, उनकी क्वालिटी थोड़ी अलग होती है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, थोड़े महंगे होते हैं बस, है ना। जैसे शॉर्ट्स जो होते हैं वो अलग ही कॉटन है, वो इंडिया में बनता ही नहीं है वैसा, लेकिन वो प्राइस ज़्यादा होती है, वो यूरो में होती है, तो 150 यूरो 2 ऐसे थी। तो हम लोगों ने 900 यूरो का कुछ खरीदा था, है ना। इसमें सब कुछ था, सॉक्स भी थे, है ना। वो मतलब उसी हिसाब से बने होते हैं, ट्रायथलॉन के हिसाब से, है ना। नॉर्मल सॉक्स पहनोगे तो आप थोड़ा उसमें दिक्कत रहती है, मतलब आपने वो पहन लिए तो फिर आपको समझ में आता है कि यार क्वालिटी में कितना डिफरेंस है ना। मतलब उसी टाइप का मटेरियल लॉन्ग टाइम तक हीट पैदा नहीं करे, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। तो हमने वहाँ 900 साढ़े 900 यूरो का सब कुछ सामान कुछ खरीदा, और वो कैश तो लेते नहीं है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है सारा। तो वहाँ पे क्या, काउंटर पे ऐसे 3-4 वो गर्ल्स खड़ी थी। तो वो एक गर्ल जो सबसे पहले काउंटर पे थी ना, तो उसको मैंने वो सारा सामान दे दिया। तो उसने स्कैन किया और उसने बोला कार्ड स्वैप कर दो, वो टैप कर दो कार्ड। तो मैंने उसे टैप कर दिया कार्ड, है ना। तो क्रेडिट कार्ड टैप किया और तुरंत वहाँ से वो बिल निकल गया 89,000 का, है ना, 89,000 का बिल था। अब वो बिल ले लिया, मैंने बिल डाल दिया बैग में, डाल के चल दिए हम तो घर, मतलब होटल हमारे, ठीक है, पास में ही था मेरा होटल एकदम, जैसे यहाँ से समझ लो हाईवे तक। अच्छा घर गए, अच्छा मेरे पास ना SMS नहीं आया, क्रेडिट कार्ड में जैसे ही पेमेंट होता है SMS आता है ना, तो मेरा फ़ोन रोमिंग पे था, कई बार OTP भी आ सकता है, इसलिए मैं फ़ोन रोमिंग पे रखता हूँ। तो SMS नहीं आया, मैंने कहा ठीक है यार, बिल आ गया, आपने क्या करना है, पैसे उनको लेने हैं, मेरे को थोड़ी लेने हैं, ठीक है। तो मैं, अच्छा
2 दिन बीत गए, मैं गया ना, उसी दूसरे दिन मैंने ले लिया था। 2 दिन बाद मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज देखा, क्योंकि आजकल बैंक व्हाट्सएप पे भी मैसेज करता है कि आपने जो पेमेंट किया था वो डिक्लाइन हो चुका है। तो मैंने कहा 89,000 डिक्लाइन हो गए, मतलब अपने पैसे कटे ही नहीं। ठीक है, ठीक है, मैंने कहा गजब हुआ यार 89,000। ठीक है, अब मैंने सोचा यार ये तो बड़ा शानदार काम हो गया। ठीक है, कपड़े भी अपने, पैसे भी अपने। फिर मैंने सोचा यार वो लेडी है ना, जिंदगी भर इंडिया को गाली देगी यार कि इंडियन चोर हैं, ये हैं। भाई देश ऐसे ही तो बदनाम होता है कि 4-5 कारनामे करते हैं, बदनाम सब हो जाते हैं। तो मैंने कहा यार वो लाइफ टाइम है ना, क्योंकि एक तो 150 यूरो होते तो फिर भी आदमी भूल जाता है, बड़ा अमाउंट होता है तो गाली की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ना, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैंने कहा यार बहुत गाली देगी वो तो यार। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने कहा चलो अब इवेंट था 2 दिन, मैंने कहा इवेंट में तो बिजी हैं, उसके बाद इवेंट के बाद जाएंगे, है ना, वो एक्सपो तो लगा ही रहता है। तो जब हमारा इवेंट हो गया, दूसरे दिन मैं वापस गया वहाँ पे, है ना, मैं वापस गया। अच्छा मैंने वो व्हाट्सएप का जो मैसेज था उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं गया और पूछा, मैंने कहा वहाँ, अच्छा बाद में मेरे समझ में आया कि उसको कन्फ्यूजन क्या हुआ कि अपने यहाँ क्या होता है, जैसे पेमेंट डिक्लाइन होता है ना, तो वो जो मशीन होती है उसके ऊपर लिखा आता है पेमेंट डिक्लाइन। उसमें क्या हुआ कि उसने रिसिप्ट निकाली ना, तो वहाँ पे क्या होता है, रिसिप्ट निकलती है, चाहे डिक्लाइन हो चाहे एक्सेप्टेड हो। तो वो बिजी थे, तो जैसे ही रिसिप्ट निकली तो उसको लगा पेमेंट हो गया। ठीक है, जबकि वो रिसिप्ट के ऊपर लिखा होता है पेमेंट डिक्लाइन। अच्छा अपन ने भी नहीं देखा रिसिप्ट, अपन काहे को देखें, पैसे देने वाला कम ही देखता है ना। तो उसके बाद मैंने वहाँ गया और मैंने कहा इससे तो बात, जिसने सामान जिससे मैंने लिया था, जिसने पेमेंट किया था, मैं इससे बात करना तो ठीक नहीं है, इसके मैनेजर से बात करते हैं। मैंने पूछा आपका मैनेजर कौन है, तो उसने एक दूसरे लेडी से मिलवाया कि ये हमारी मैनेजर है। तो उसको मैंने कहा ऐसा है, मैंने आपके यहाँ से कपड़े खरीदे थे और 950 यूरो हुए थे, और ये देखो 89,000 का बिल है मेरे पास, बैंक से मैसेज आया है कि वो पेमेंट डिक्लाइन हो गया है, और मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मेरे को अब 2 दिन पहले ही पता चला, तो मैं बिजी था तो मैं आज आया। ठीक है, तो आप पेमेंट ले लो अभी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसको काट दिया। ठीक है, तो उसने कहा कि वो कपड़े कहाँ हैं जो तुमने खरीदे थे। मैंने कहा वो तो हमारे घर पे पड़े हैं, 2-3 तो हम पहन चुके हैं। भाई अपन, वो मेरी वाइफ क्या करती है, जैसे कपड़े आते हैं टैग वैग निकाल के वो पैक करने पड़ते हैं ना भाई, ट्रैवल में सामान तोलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। तो उसने सारा टैग वैग निकाल के उसको पैक कर दिया। तो हम तो उस दिन जाने वाले थे वहाँ से, तो मैंने उसको बोला वो तो हम पैक कर चुके हैं, सूटकेस में पड़े हैं, तो अभी तुम्हारे उसमें टैग, वो ऊपर उसका टैग का किया गया, मैं वो तो हमने फेंक दिए सब। ठीक है भाई, उसका तो वजन होता है ना भाई। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं रीबिलिंग नहीं कर सकती। मैं रीबिलिंग क्यों नहीं कर सकता, कि रीबिलिंग करने के लिए मुझे वो टैग चाहिए, उसको स्कैन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अब क्या करना होगा, तो बोला कुछ नहीं करना होगा, थैंक यू फॉर लेट मी नोइंग मी, कि आप रखिए और थैंक यू, आपने बताया उसके लिए थैंक यू। मैं है ना, मतलब 20-30 सेकंड तक तो है ना सोचता रहा। मैं ना मतलब समझ नहीं पाया काफी टाइम तक मैं वो कहना क्या चाहती है। मैंने कहा अब इसने पैसे तो लेने नहीं है, तो 2-4 कपड़े और ले लेते हैं। तो 400-500 यूरो के और ले लिए कपड़े। अब मैंने सोचा यार गाली तो नहीं देगी ना यार। मैंने कहा हमारा इंडिया होता ना, तो भाई साहब कपड़े के टैग लाइन क्या, हम तो समुद्र में तैर के जाके ले आते टैग लाइन। मतलब उसको वो कह रही प्रोसेस यही है कि भाई अगर नहीं मिला, टैग नहीं है, तो हम पेमेंट पैसा आपसे ले ही नहीं सकते ऑफिशियली, क्योंकि जब तक आपके पास जो कपड़े हैं उस पर टैगिंग पे मैंने स्कैन नहीं किया तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ। मैंने कहा गजब रूल है यार ये तो, मेरे को पहले बता दे तो 4-5 हज़ार यूरो का ले लेता। तो मैं तो पहली बार सुना, शौक हो गया यार, मैं गजब यार, अपनी देश की इज्जत भी बच गई, अपनी भी इज्जत बच गई। एक मेंटली भी तो रहता है ना यार, आप किसी के साथ चोरी करते हो ना, तो सबसे बड़ा पता है स्ट्रेस क्या होता है, आपको तो पता होता है मैंने उसके साथ चीटिंग की है, वो लाइफ टाइम आपके मेमोरी में चलता है ना। आप दूसरे को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं, खुद को सेटिस्फाई करना पड़ता है। बात समझ में आई भाई, देश तो बाद में बदनाम होगा, पहले तो हम खुद डिस्टर्ब रहेंगे लाइफ टाइम। चलो इसी बात पे सीट निकालो, तुमको मैं मैसेज भेजूंगा तो डिक्लाइन हुआ। मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। मैंने कहा मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि भाई जो नेक्स्ट टाइम पेमेंट लेगी ना, तो मैंने कहा पेमेंट की रिसिप्ट भी लेंगे और इसके हाथ से मैं लिखवाऊंगा कि मैंने पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया। पता चला सेकंड टाइम पेमेंट ले लिया और फर्स्ट टाइम वाला ड्यू आ रहा है, गाली तो मेंटेन है ना, वो तो कहेगी ना पैसा नहीं दिया। मैंने कहा इसलिए मैंने पूरा है ना उसको रिकॉर्ड किया
मैंने कहा आप है ना मेरे को लिख के दोगे, मैं ऐसा प्लान बना के गया था कि जैसे ही वो पैसे लेगी मैं उसको बोलूँगा इस बिल पे एक पेपर पे लिख के दे दोगे मैंने पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया। एविडेंस होना चाहिए ना अपने पास, उसने पेमेंट लिया नहीं, किस चीज़ का लिया वो भी तो देखना पड़ेगा। अब मैं सोचा इतने सारे यार बड़ा बिजनेस है उनका, क्या फ़र्क पड़ता है उनको। इसी बात पे शीट निकालो। इसलिए अगर कभी भी बाहर जाओ ना तो ध्यान रखना है, छोटी मोटी चीज़ों में ना गड़बड़ मत करना। सेकंड में हाँ पीएच आएगा इधर। चलो इतने सवाल बना के लाना ये, ठीक है। चलें फिर, ओके भाई।